और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एक एमसीक्यू पूछा जाता है और दूसरा एमसीक्यू आपका पूछा जाता है बर्नौली थ्योरम से। बड़ा फेमस एमसीक्यू है, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है। एमसीक्यू ये आता है कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो किस लॉ को फॉलो कर रहा होता है, किसके बेसिस के ऊपर है। तो सबसे पहला एमसीक्यू मैं यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो कर रहा था। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसी को हम जाके प्रूफ करेंगे। वो कुछ इस तरह से है। हम जब डिफाइन करते हैं इसको तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया and fluid speed speed at any point in a pipe remains constant, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं इस बात को इस तरह से लिखता हूँ कि दिस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्लो रेट। अब ये ना स्टेटमेंट बन गई है, इसको हमने जाके क्या करना है, प्रूफ करना है। अब जो हमारे पास ये पाइप है इसको हम ना दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले देखें, इसको आप कह दीजिएगा कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द लोअर एंड ऑफ द पाइप, और इसको आप कह दीजिए कि ये हमारे पास क्या है, हायर एंड ऑफ द पाइप कहलाया जाएगा। अब हमने क्या करना है, जब हम डेरिवेशन करेंगे, एक ये जो आपका डेफिनेशन लिखी हुई है आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी जब हम एंड वाला डेरिवेशन करने के बाद उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जब थियरी लिखनी है, आप यहाँ पे हेडिंग दे देंगे थियरी की। तो थियरी में आपने क्या लिखना है, आप लिखना है लेट अस कंसीडर a steady fluid flow, consider a steady flow of the fluid through a tube या through a pipe of cross sectional area। अच्छा, अब ये हमारे पास हमने कंसिडर कर लिया। अब हम दो इसमें डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कि जो जो वॉल्यूम आपके पास है फ्लूइड का, जो यहाँ से इंटर हो रहा है, इसको आप कह दें लेट से आपके पास जो वॉल्यूम है, या जिसका सपोज कर लीजिए कि स्पीड जो है, इसको कह दीजिएगा कि स्पीड आपके पास क्या है, v1। और जो इंटर होने के बाद जो यहाँ पे यहाँ से लेके इस एंड तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस डिस्प्लेसमेंट को आप कह दें लेट से दिस इज डेल्टा x1 कह दीजिएगा। और इसी तरह से यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप का, इसको आप नाम दे दें कि दिस इज द A1 कह दीजिएगा। तो ये फ्लूइड आपका इस तरह से मूव करता करता आपके हायर एंड के ऊपर जाएगा। तो हायर एंड के ऊपर जो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, जिससे वो यहाँ बाहर इमिट होगा, एग्जिट करेगा, इसको आप कह दें कि ये क्या है, v2 है। और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको आप कह दीजिएगा A2।
और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने, इसको आप कह दीजिएगा दिस इज डेल्टा एक्स 2 कह दीजिएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर हमने लोअर एंड के ऊपर बात करनी है, फिर अपर एंड के ऊपर बात करनी है, और फिर हम इसको जाके प्रूफ करेंगे। हम जा रहे हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ। मैथमेटिकल डेरिवेशन कुछ इस तरह से है कि सपोज कर ले मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट दी लोअर एंड बात कर रहे हैं, एट दी लोअर एंड। लोअर एंड के ऊपर हमने क्या बात की है वो जरा लिख लीजिएगा। लोअर एंड के ऊपर हमने क्या कहा है, हमने पहली बात ये की कि लोअर एंड के ऊपर जहाँ इंटर हो रही है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो लिखा हुआ है हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि लेट अस कंसिडर, लेट कर देते हैं कि जो स्पीड है ऑफ द फ्लूइड जिसके साथ वो इंटर हो रहा है एज, उसको हमने नाम दिया हुआ है v1। इसी तरह से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर लेते हैं, जो लोअर एंड के ऊपर है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको आप कहते हैं लेट से a1 है। फिर हमने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है इसको आप नाम दे दें कि ये क्या था, डेल्टा x1। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो थ्रू, चूंकि आपके पास एक ही फ्लूइड यूज होगा तो उसको हम कहते हैं कि वो रो है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड वो आपके पास क्या है, रो है। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, हम ये बात लिख सकते हैं कि एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, बेटा डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू, हमारे पास फार्मूला होता है एम बाई वी, तो मैं इसको डेल्टा एम बाई डेल्टा वी लिख देता हूँ, या सिंपल एम बाई वी लिख सकता हूँ इसको। यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एम को फाइंड करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा एम इज इक्वल्स टू बनेगा रो इनटू क्या बनेगा, डेल्टा वी। तो चूंकि मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो लोअर एंड के ऊपर मैं इंडिकेट करता हूँ लेट से डेल्टा एम 1 है, और ये आपके पास क्या है, डेल्टा v1। याद रखें डेल्टा v1 जो है यहाँ पे ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो कि यहाँ पे इंटर हो रहा है। ये यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा मैं वॉल्यूम को इस तरह से लिख सकता हूँ, वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया इंटू एच। एरिया इंटू एच की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि किसके बराबर है, एरिया इंटू डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूँ। तो इस बात को जब हमने लिखा हुआ है मैं लिखूंगा डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू रो, और इसकी जगह मैं लिखूंगा क्या, ए इंटू क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स। और क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और डेल्टा एक्स का यूनिट क्या बनेगा, मीटर, तो ये बनेगा मीटर क्यूब। तो ये बेसिकली आपके पास यूनिट बन जाएगी किसकी, ये बन जाएगा मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ द वॉल्यूम बन जाएगा। अब बेशक आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा। अब हमें ये बात भी तो पता है कि एस इज इक्वल टू वी टी के फार्मूले से, या वी इज इक्वल टू डी बाई टी के फार्मूले से, जैसे आप इसको लिखना चाहें मैं लिख सकता हूँ एस इस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एक्स से, और उसका मैं वी डेल्टा टी लिख लेता हूँ। जो वेलोसिटी आपके पास है जिससे फ्लूइड इंटर हो रहा है लोअर फ्लूइड आपका लोअर एंड के ऊपर, उसका हमने नाम दिया हुआ है v1 का, तो v1 डेल्टा टी। आप इस वैल्यू को पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट ये क्या बनेगा, डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा v1 इंटू, सॉरी ये बनेगा आपके पास क्या, डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू बनेगा रो ए, चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने a1 बोला हुआ था, अब यहाँ बेशक a1 कह दें, और यहाँ पे क्या बनेगा v1, और साथ में क्या बन जाएगा डेल्टा टी 1 कह दीजिएगा, या फिर आप इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं क्योंकि बड़ा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं लोअर एंड के ऊपर भी अपर एंड के ऊपर भी, तो हम उसको से लिख सकते हैं।
अब ये हमारे पास जो मैस इंटर हो रहा है फ्लूइड का लोअर एंड के ऊपर, इसको हम नाम देते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। सेम केस में ये तो लोअर एंड के ऊपर था, ऐसे अगर मैं अपर एंड के ऊपर बात करना चाहूँ, एट दी अपर एंड, तो अपर एंड के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो उसके लिए बेटा मुझे सेम ये सारी सिचुएशन करनी पड़ेगी, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा एम टू डेल्टा, इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दोबारा करूंगा। तो मैं ये बात इस तरह से लिख देता हूँ कि सिमिलरली फॉर द अपर एंड, बात तो सारी डेल्टा एम की, उसमें यही वेरिएबल यूज होंगे। मैं लिखूंगा डेल्टा एम टू इज इक्वल्स टू डेंसिटी ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए टू, इस तरह से मेरे पास वेलोसिटी वहाँ पे क्या थी वी टू, और यहाँ पे टाइम क्या होगा डेल्टा टी। लेट कर देता हूँ दिस इज इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई जितना आपका इंटर हो रहा है मास उतना ही एग्जिट होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे लगाएं। इट मीन्स कि डेल्टा एम वन मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा एम टू कह सकते हैं। ये बात चूंकि जब मैंने लिखी है तो मैं लिख देता हूँ कि मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, ये बात मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम वन जो बराबर है वो है रो ए वन वी वन इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा एम टू की जगह रो ए टू वी टू इंटू डेल्टा टी। अब जो हमारे पास कैंसलेशन हो सकती है वो आप कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रो से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, ए वन वी वन इज इक्वल्स टू ए टू वी टू। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ इक्वेशन को। क्या लिखा हुआ था हमने लिखा हुआ है ए वन वी वन इज इक्वल्स टू ए टू वी टू, ये लिख लिया मैंने। अब इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जनरल फॉर्म में, जनरली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिखूंगा ए वी इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये जो आपने ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ है, यही बेसिकली आपके पास क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया and the fluid speed at any point along the pipe is always remains constant and this is equals to word, ये आपका बराबर होता है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो के। ये मैं आपको इसके बाद करवाता हूँ। यहाँ से छोटी सी इक्वेशन मैं बना लेता हूँ, क्योंकि ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि वी इज इक्वल टू क्या बनेगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा एरिया ए। सो वी कांस्टेंट और इक्वलिटी का साइन को हटाएं, बनेगा वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसका मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या कह रहा है कि स्मॉलर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉलर द क्रॉस सेक्शनल एरिया greater will be the velocity of the fluid, will be the velocity of fluid and vice versa, कि अगर जहां पे एरिया कम कर देंगे तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी ज़्यादा, मतलब एरिया आप कम करते जाएं तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या करेगी वो बढ़ जाएगी। तो ये वाइस वर्सा का मतलब ये है। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई।
देखें, एज मैं इधर से कोरिलेशन बना लेता हूँ, एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर पाइप के लिहाज से। तो इट मीन्स कि मैं लिखूंगा कि आर को भी तो हम लिख सकते हैं किसके बराबर है, d/2 के। तो मैं लिख सकता हूँ कि v का इन्वर्स रिलेशन हो गया किसके साथ, एरिया के साथ। और अगर मैं इसको लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर के साथ भी इन्वर्स रिलेशन। और अगर मैं लिखूंगा d/2, तो d²/4। इट मीन्स के v का एरिया के साथ भी इन्वर्स रिलेशन, और r के स्क्वायर के साथ भी इन्वर्स रिलेशन, और डायामीटर के स्क्वायर के साथ भी इसका इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ से छोटे छोटे रिलेशन बन जाते हैं अगर आप उसको MCQs के लिए करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ इस तरह से भी गिवन होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपसे कहता है, ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि A1:A2 इज लेट्स से 2:3, देन आप बताइएगा कि V1:V2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखें, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। दिस इम्प्लाइज दैट कंपैरिजन करना हो तो V1/V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, A2/A1। सो V1/V2 विल बी इज इक्वल टू, ये A2 हो गया, ये A1 है, तो बनेगा क्या आपके पास 3/2। दिस इम्प्लाइज दैट V1:V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3:2 विल बी द आंसर। तो इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ इन अदर रिलेशन, तो आपके पास सेकेंड रिलेशन में इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि V1/V2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बनेगा, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। एंड V1/V2 अगर मैं डायमीटर की फॉर्म लिखना चाहूँ तो D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, D1 स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो कि बेटा MCQ के लिहाज से पूछे जा सकते हैं, और साथ पे इनका क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में बड़े इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सेकंड जो चीज़ आपने डिफाइन की थी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड के बराबर है, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। देखें, अब आप एक और रिलेशन बनाने जा रहे हैं, वो क्या है, आपने लिखा हुआ था रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर, रेट ऑफ फ्लो से मुराद क्या है। इसका मतलब ये है द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड flowing per second, flowing per second through any cross sectional area, through any cross sectional area is called rate of flow of fluid। मतलब मैं इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। अब ज़रा देखें हमारे पास क्या था। सबसे पहली बात इसको ये लिख दीजिए कि हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यहीं से इसकी यूनिट बना लें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो क्या बनेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ m³s⁻⁻1। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका यूनिट फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इट मीन्स कि मैं इस बात को इस तरह भी लिख सकता हूँ, सिंपलाइज दैट AV इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सेकेंड। A इंटू वी इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ, देखिए ना, रो इज इक्वल्स टू होता है m/v, तो वॉल्यूम को लिख सकता हूँ m डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह मैं लिख रहा हूँ मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, सेकेंड। सो
मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए वी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम डिवाइडेड बाय रो इनटू क्या बनेगा, सेकंड बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट रो ए वी इज इक्वल टू क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है। तो ये आपका क्या था, दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसका ना शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, वो मैं आपको करवाता हूँ। क्या देखें, शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन वाटर falls from the tap, its cross-sectional area decreases as it comes down। आपसे पूछेगा कि वाई, ऐसा क्यों होता है, यानी नलके से आपका पानी आ रहा होता है, तो जैसे जैसे नीचे वो आता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करता है। वो क्यों होता है, बिकॉज वी का ए के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब चूंकि एक्सेलरेशन आपका जो वाटर का होता है डाउनवर्ड मोशन के लिए वो बराबर होता है जी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही होती है जैसे वो नीचे आ रहा होता है। ठीक, अगर हमारे पास मैं लिखूं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ने क्या करना है, डिक्रीज कर जाना है। इसलिए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करता है जैसे जैसे वो नीचे फॉल करता हुआ आ रहा होता है। इस तरह से आपने देखा होगा कि अगर मैं वाटर के पाइप को स्क्वीज कर देता हूँ, रबर पाइप को स्क्वीज कर देता हूँ, तो वो फ्लो की वेलोसिटी क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, बिकॉज हमारे पास ए वी इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। अगर एरिया आपने कम कर दिया तो वी ने क्या करना है, बढ़ जाना है, ताकि ओवरऑल प्रोडक्ट क्या रह सके, वो कांस्टेंट रह सके। तो रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ द ओपनिंग विल कॉज द वेलोसिटी टू इंक्रीज। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।